नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 7 बजे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। एमपी में कल से नहीं लगेगी क्लासेस। जी हां, मध्य प्रदेश में कल से ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगेगी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जारी किया ये पत्र। 10 सूत्री मांग पूरी नहीं होने पर यह फैसला लिया गया। 16 दिसंबर को प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। प्राइवेट स्कूल कॉलेज में अब ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगेगी। आपको बता दें कि स्कूल खोलने को लेकर ये मांग थी और उनकी मांग पर विचार नहीं किया गया। ऐसे में वो कह रहे हैं कि अब हम ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देंगे। और इस वक्त बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां स्कूल एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है कि अब वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर अब ये खबर मिल रही है कि स्कूल एसोसिएशन जो तय कर चुका था कि अगर आप स्कूल खोलने के लिए तैयार नहीं है, 9वीं के बाद हायर सेकेंडरी के स्कूल जो है 9वीं से लेकर 12वीं तक के, तो हम अब प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन तो बात की बात है, कल से ऑनलाइन क्लासेस बंद है। देखिए, बिल्कुल लगातार स्कूल एसोसिएशन जो है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और कॉलेज एसोसिएशन की ओर से मांग की जा रही थी कि कक्षा लगाने की अनुमति इनको दी जाए। और जब अनलॉक सभी चीज़ों को किया जा रहा है तो स्कूल खोलने की अनुमति अगर दी जाती है तो जो वेतन भत्ते और दूसरी जो संसाधन जुटाने के लिए जो रेवेन्यू की आवश्यकता है, कम से कम प्राइवेट स्कूल वाले उसको जरूर जुटा सकेंगे। लिहाजा बैठक की गई। बैठक के साथ में मंत्रियों से भी चर्चा की गई, साथ ही साथ प्रदेश सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे चर्चा की गई। और जब बातचीत पूरी तरह बेनतीजा रही, इस बात की सहमति बनती हुई नजर आई कि 8वीं तक के क्लास को 31 मार्च तक नहीं खोला जाएगा। उसके बाद अब ये रुख जो है स्कूल एसोसिएशन ने अपनाया है कि सरकार के खिलाफ हड़ताल और आंदोलन की तैयारी की जा रही है। 2 दिन पहले बैठक हुई थी जिसमें साफ तौर पर चेतावनी दी गई थी कि 14 तारीख तक अगर सरकार इस बारे में कोई फैसला नहीं लेती है तो 15 तारीख से जो है आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। लिहाजा अगर बात करें तो कल से ऑनलाइन क्लास नहीं लगाने का फैसला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने लिया है। इसके अलावा अगर बात करें विजय, तो 16 तारीख से को जो है प्रदेश व्यापी हड़ताल जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी उनके द्वारा की जाएगी। विजय जी, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। और एक तरफ जहां केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कृषि कानूनों के फायदे गिना रही है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के नेताओं ने कृषि कानून के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी नेताओं ने कृषि कानून को किसान हितैषी बताया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जो बिल लाए गए हैं वो किसानों के लिए वरदान साबित होंगे, साथ ही कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। बीजेपी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर किसानों को बरगलाने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश के 7 बड़े जिलों में कृषि कानून के पक्ष में सम्मेलन भी करेगी, जिसके तहत ग्वालियर में भी 16 दिसंबर को फूलबाग मैदान पर किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। देखिए, हम तो लगातार चर्चा कर रहे हैं, सीधे किसानों से संवाद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मंडियां चल रही है, हमने मंडी शुल्क कम किया है, क्योंकि बाहर जब मंडी शुल्क नहीं तो अंदर मंडी शुल्क क्यों रहा है, इसलिए हमने घटा के 50 पैसे किया है। पूरे देश के किसान इन कानूनों के पक्ष में हैं। जो किसान भाई हमारे सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं वो भी हमारे अपने हैं। वो चर्चा करें, बातचीत करें। सरकार हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए और हर समस्या के समाधान के लिए तैयार। सरकार विपक्ष और तथाकथित कुकुर मुद्दे की तरफ हुआ है किसान संगठन। 500 किसान संगठन ये अभी बन गए। ये किसान संगठन नहीं है, दल्लों के संगठन है, बिचौलियों के संगठन है, देशद्रोहियों के संगठन है। जो विदेशी शक्तियां देश को मजबूत होना नहीं देना चाहती, उनके संरक्षण में उनके पैसे से पलने वाले संगठन है। इसलिए मैं बहुत आप सबके माध्यम से गर्व से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों के हितों में जो निर्णय किया है, ये किसानों के कल्याणकारी, किसानों की आय दोगुनी करने से लेकर के किसानों को देश के अंदर सक्षम और समर्थ बनाने का निर्णय है।
और मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस ने अपने तमाम बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में चुनाव संचालन की जिम्मेदारी दे दी है। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे 12 पूर्व मंत्रियों को पार्टी ने एक एक करके नगर निगम का प्रभारी बनाया है। इन प्रभारियों की समिति में जिला अध्यक्ष, लोकसभा के प्रत्याशी रहे नेता, पूर्व विधायक, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवा दल के एक एक सदस्य को शामिल किया गया है। कांग्रेस के संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर ने यह बताया कि पार्टी स्थानीय नेताओं को ही अपना प्रत्याशी बनाएगी और इसके लिए पूर्व मंत्रियों के प्रभार में बनाई गई सीमित जो स्थानीय समिति है उस स्तर पर ही प्रत्याशी के नाम का चयन करेगी। नगरीय निकाय चुनाव इन प्रभारियों समेत समिति के सभी सदस्यों का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे, यानी कि सभी पूर्व मंत्री, विधायकों, जिला अध्यक्षों को अपने 100% परफॉर्मेंस को देना होगा। चंद्रप्रभाष शेखर ने यह भी दावा किया कि इस बार पार्टी महिलाओं के साथ ही युवा प्रत्याशियों पर दाव लगाएगी। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर चुटकी ली है। कमलनाथ जी ने निर्देश दिए हैं कि स्थानीय स्तर पर ही प्रत्याशियों का चयन है। यह इसलिए ज़रूरी है कि स्थानीय स्तर पर जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, जो विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, जो विधायक रहे हैं या प्रत्याशी रहे हैं, उनकी पूरी भागीदारी इसमें रहे। अपने आप को भ्रम में रखना है और उन कार्यकर्ताओं को बांध के रखना होगा। कांग्रेस में भगदड़ का माहौल है देश के अंदर, ये उनकी सारी कोशिशें अब सफल नहीं होंगी देश के अंदर। वो कुछ भी कर लें, मैं तब भी कह रहा हूँ डूबता जहाज है, अब भी कह रहा हूँ ये रसातल को जा रही है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से नगरीय निकाय चुनाव कराने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, लिहाजा नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाए। कांग्रेस की तरफ से चुनावी कार्यों के प्रभारी जेपी धनोपिया ने कहा कि पार्टी एक बार फिर राज्य निर्वाचन आयोग से नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग करेगी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का हवाला देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे। बात का चुनाव है वो ईवीएम का न कराकर मतों से कराया जाए, क्योंकि आपको ज्ञात होगा छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव हुए वो मतपत्रों से हुए। हमेशा हम लोग मांग करते रहे, 18 में हमने मांग की, 19 लोकसभा में की, अभी उपचुनाव में हमने मांग की कि जो भ्रांतियां हैं इन लोगों के स्टेटमेंट साथ साथ रिकॉर्ड पर है, तो लोगों का विश्वास जीतने के लिए कम से कम राज्य निर्वाचन आयोग के साथ चाहिए कि मतपत्र से चुनाव कराए, ना कि ईवीएम से। तो कांग्रेस की तरफ से चुनावी कार्यों के प्रभारी जेपी धनोपिया ने कहा है कि हम पार्टी की तरफ से एक ज्ञापन जरूर देंगे और उसमें मांग करेंगे कि ईवीएम से चुनाव ना कराया जाए नगरीय निकाय के। संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधीर, अब इस मसले पर भी कांग्रेस मुखर हो रही है, वो छत्तीसगढ़ का हवाला दे रही है। हालांकि सरकारों में ज़रूर अंतर है, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ बीजेपी की सरकार है। अब चुनाव आयोग मानता है या नहीं मानता है, स्वीकार करता है, अस्वीकार करता है, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन कांग्रेस लगातार ईवीएम पर ज़रूर सवाल उठाती रही है। देखिए, बिल्कुल ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, पर लेकिन इस बात की गुंजाइश काफ़ी कम नजर आती है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव जो है बैलेट पेपर से कराए जाए छत्तीसगढ़ की तर्ज पर। खासकर अगर बात करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में महापौर के जो चुनाव हुए थे वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से किए गए थे, यानी कि पार्षदों ने मेयर को चुना था। और मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस की जब सरकार थी तब कांग्रेस ने इस तरीके का विधेयक जो है लाने की कोशिश की थी, जिसको बीजेपी की सरकार ने बाद में रद्द करते हुए फिर से प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की बात है, यानी कि जनता सीधे महापौर को चुने, इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लिहाजा नगरीय निकाय विधेयक संशोधन विधेयक मध्य प्रदेश के अंदर पारित हो चुका है और कांग्रेस लगातार इस बात की मांग करती रही है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते हैं तो निष्पक्षता बनी रहेगी। लिहाजा कांग्रेस ने एक बार फिर से नगरीय निकाय चुनाव की आहट से पहले इस मांग को फिर से दोहराया है। कांग्रेस की ओर से डेलीगेशन जल्दी इस पूरे मामले को लेकर राज्य निर्वाचन जो आयोग है उससे मुलाकात करेगा और मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को बैलेट पेपर से कराने की मांग जो है वो कांग्रेस की ओर से की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार का हवाला यहां पर दिया जाएगा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर निर्बाध रूप से जो है चुनाव कराए गए थे। लिहाजा एक उदाहरण कांग्रेस के पास में है और देखना होगा कि इस पूरे मामले पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। पर अगर विजय बात करें तो तैयारियां कांग्रेस ने अपनी ओर से शुरू कर दी है। कांग्रेस की खासकर अगर बात करें तो 12 नगरीय निकाय के लिए जो नगर निगम है वहां पर पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, तैनाती अभी से की जाएगी वहां पर। और इस तरीके के मुद्दे जो है जो जनता से जुड़े हैं या फिर कांग्रेस को लगता है कि जिसका जनता पर सीधे असर पड़ेगा वो निश्चित तौर पर वहां पर उठाए जाएंगे। लिहाजा कहना होगा कि चुनाव की आड़ के साथ ही एक बार फिर से सरगर्मियां
काफी तेज है और कांग्रेस ने एक बार अपनी पुरानी मांग को दोहराते हुए फिर से नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग से की है। विजय, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश की 50 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, जबकि 3 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन किया है। कार्यक्रम भोपाल के मिंटो हॉल में हुआ, जहां से सीएम ने वर्चुअल तरीके से लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। बैतूल जिले की 15 परियोजनाएं, सीहोर जिले की 13, छिंदवाड़ा और अलीराजपुर जिले की 7 परियोजनाएं, रतलाम जिले की 6 परियोजनाएं, जबकि कटनी और जबलपुर की 1 परियोजना का लोकार्पण किया गया है। वहीं रतलाम जिले की 3 परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान सीएम ने अलीराजपुर, सीहोर और बैतूल के जनप्रतिनिधि और किसानों से वर्चुअल जुड़कर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सीएम ने कांग्रेस शासनकाल में सिंचाई योजनाओं में फर्जी तरीके से 2150 करोड़ रुपए का फर्जी भुगतान होने का भी आरोप लगाया। सीएम ने किसान आंदोलन को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। सीएम ने कहा कि कृषि कानून को लेकर झूठ का पुलिंदा दिखाया जा रहा है। कांग्रेस ढोंगी है। कांग्रेस के मित्र बिन पैंदे के लोटे हैं जो कि लगातार इस तरह के मंसूबे रखते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस के मित्र बिना पैंदी के लोटे हैं। तुम करो तो पुण्य, हम करें तो पाप, और केवल सस्ती राजनीतिक लाभ के लिए देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और किसानी इसे सफल नहीं होने देंगे। भोपाल के नर्मदा भवन में आज बीजेपी के टीटी नगर मंडल का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए, लेकिन वो मंच पर जाने के बजाय कार्यकर्ताओं के बीच जाकर बैठ गए। इस दौरान टीकमगढ़ के पूर्व अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह आत्मनिर्भर भारत सत्र को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने उनकी बातों को सुना और डायरी में भी नोट किया। सीएम करीब आधे घंटे तक यहाँ रुके। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के पूरे 1000 मंडलों के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर पूरे प्रदेश में चल रहा है और वो भी एक कार्यकर्ता है। हर कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग में हिस्सा ले रहा है। मुख्यमंत्री हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष, सभी पहले पार्टी का कार्यकर्ता है। उन्होंने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह कर्नावती विधानसभा में पेज प्रभारी हैं और वो भी बुधनी विधानसभा क्षेत्र में पेज प्रभारी बनेंगे। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पेज प्रभारी भी हैं कर्नावती विधानसभा में, और मैं भी पेज प्रभारी बुधनी में बनूंगा। ये दरी उठाना और घर घर जाना केवल कार्यकर्ता का काम नहीं, नेता भी कार्यकर्ता तो उसका काम भी है। और इसलिए हमको भारतीय जनता पार्टी पर गर्व है कि उस दृष्टि से एक कार्यकर्ता के नाते हम सब काम करते हैं। पद अलग अलग होते हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में मध्य प्रदेश में भी जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ग्वालियर में कानून का विरोध कर रहे डबरा क्षेत्र के किसान कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। इसके बाद किसान कलेक्ट्रेट परिसर के रास्ते पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान युवा झटकी के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जबलपुर के मझौली से पिछले 5 दिनों से किसानों के समर्थन में निकाली जा रही पद यात्रा करीब 100 किलोमीटर का सफर तय करके जबलपुर कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंची। किसानों के समर्थन में कई संगठनों के सदस्य कलेक्ट्रेट का घेराव कर पाते, इससे पहले ही पुलिस ने जुलूस को अंबेडकर चौक के पास रोक दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि केंद्र सरकार एमएसपी जारी करती है लेकिन किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता है। आज किसान आंदोलन कर रहा है। उन्होंने पूछा कि किसान का भविष्य कौन बर्बाद कर रहा है। कमलनाथ ने कहा कि किसानों के मामले में राजनीति न कर उन्हें उनकी फसल का उचित दाम दिया जाना जरूरी है। किसानों की बुनियादी मांग है, किसान अपने न्याय की लड़ रहे हैं। वो शिकार नहीं बनना चाहते हैं। बड़े व्यापारी और बड़े उद्योगपति वो समर्थन मूल्य चाह रहे हैं। समर्थन मूल्य केंद्र सरकार घोषित करता है। घोषित तो आप करते हैं पर देते नहीं है, तो किस खुशी में ये समर्थन मूल्य घोषित होता है? जब किसान आंदोलन कर रहा है, किसान दुखी है, कोई ऐसी प्रकार के बयान दे, ये सही नहीं है। मध्य प्रदेश में जगहों के नाम बदलने को लेकर पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने बयान दिया है। उषा ठाकुर ने कहा है कि यह पुनर्जागरण है। तथ्य प्रमाण के आधार पर यदि परिवर्तन होते हैं तो होना चाहिए। हम 1400 साल के इतिहास पर बात करें या 14,000 साल पर, इतिहास पर यह हम सबको मिलकर तय करना होगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि प्रमाण जिसके पक्ष में आएंगे उस पर निर्णय लिया जाएगा। ठाकुर ने कहा कि कई बड़े मोहल्लों का नाम बिना सोचे समझे, बिना पूछे बदल दिए गए, लेकिन वर्ग विशेष जिस मोहल्ले में रहता है खुद ही नाम बदल लेता है।
ये पुनर्जागरण है और यदि तथ्य, प्रमाण और संविधान के आधार पर कोई परिवर्तन होते हैं तो निश्चित रूप से वो होने ही चाहिए। और निसंदेह जब जब तथ्य, प्रमाण और आर्कियोलॉजी की बात आएगी, पुरातत्ववेत्ता जो बात कहेंगे, आपको हमको सबको उसी बात को मानना ही होगा। तो प्रमाण जिसके पक्ष में आएंगे उस प्रकार के नाम परिवर्तन होंगे। बस्तर और महाराष्ट्र और साथ ही गढ़चिरौली की सुरक्षा एजेंसियों के दबाव के बाद मध्य प्रदेश में नक्सली मूवमेंट बढ़ गया है। कान्हा किसली टाइगर रिजर्व इलाके में पिछले 2-3 महीनों में नक्सली को यहां लगातार उनकी मूवमेंट रही है। नवंबर में कान्हा के बफर जोन में एक नक्सली ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जा चुका है। नक्सली गतिविधि बढ़ने के कारण हाक फोर्स का मुख्यालय बालाघाट शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में नक्सलियों की सफाई के लिए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा नक्सल प्रभावित जिलों के दौरे पर जा रहे हैं। गृहमंत्री का कहना है कि वो और डीजीपी विवेक जौहरी इसी हफ्ते बालाघाट में तमाम पुलिस अफसरों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। नक्सलियों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए जनवरी-फरवरी में सीआरपीएफ की 6 कंपनियों को मंडला बालाघाट में तैनात करने का फैसला सरकार ने लिया है। इसमें 75% लड़ाकू जवान होंगे। दरअसल 2 साल बाद ये हालात बने कि मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से सटे सीमावर्ती इलाकों में नक्सली देखे गए हैं। मैं खुद परसों जा रहा हूं बालाघाट, हमारे डीजीपी साहब जा रहे हैं साथ में। हमने एंटी नक्सल मुहिम 15 साल चलाई और उसके पहले अगर आप देखोगे जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो उनके मंत्री बालाघाट में लिखीराम कांवरे जी की घर में घुसकर नक्सलियों ने हत्या की थी। उस मूवमेंट को तोड़ा, फिर कमलनाथ जी की सरकार आ गई, उनने ढील दे दी। अब हमने फिर शक्ति के साथ में अभी परसों ही 2 मारे हैं नक्सली। हम नक्सल गतिविधियाँ हो या सिमी की गतिविधियाँ हो या किसी भी डाकू का मूवमेंट हो, मध्य प्रदेश में हम होने नहीं देंगे। इंदौर में जिस महिला ड्रग माफिया प्रीति जैन और फिर ड्रग आंटी को पुलिस ने पकड़ा है, उसका बेटा यश जैन बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। मामले में सियासी बवाल मचने के बाद बीजेपी नेता सफाई देते नजर आए हैं। दरअसल यश के फेसबुक पर पूर्व विधायक रंजना बघेल और विधायक रमेश मेंदोला के अलावा कई बीजेपी नेताओं के साथ फोटो हैं। कई नेताओं के साथ पोस्टर में वो भी नजर आ रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है, जिस पर बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि ड्रग माफिया पर कार्रवाई के लिए सरकार को बधाई। ड्रग माफिया का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। किसी के साथ किसी का फोटो होना आम बात है। सार्वजनिक जीवन में कोई भी फोटो ले सकता है। कई लोग हमारे साथ सेल्फी लेते हैं और फोटो लेते हैं। ऐसे में रंजना बघेल, विधायक रमेश मेंदोला का कोई कनेक्शन हो, ये जरूरी नहीं। फोटो तो कई किसी के साथ में भी खिंचाया जा सकता है और सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति जब खड़े हो जाते हैं, एक सामान्य व्यक्ति आता है, सर फोटो खिंचा लो, वो उसको फोटो खिंचाने देता है, सेल्फी लेने देता है। तो सेल्फी और फोटो ये कोई कनेक्शन नहीं हो सकता और भाजपा वालों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। शहडोल जिला अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत थमने का नाम नहीं ले रही है। 2 और बच्चों की मौत के बाद अस्पताल में अब तक 23 नवजात बच्चों की जान जा चुकी है। बताया जा रहा है कि उमरिया के पाली से 4 महीने की बच्ची को अस्पताल लाया गया था। सिविल सर्जन के मुताबिक अस्पताल पहुंचने तक बच्चे की सांस थम चुकी थी। डॉक्टरों ने पीआईसीयू में उसे रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पीआईसीयू और एनआईसीयू प्रभारी की माने तो शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि बच्ची की मौत सर्दी और बुखार के चलते हुई है। मामला दिमागी बुखार का भी लग रहा है। वहीं एक और बच्ची की मौत की वजह फीडिंग के दौरान श्वास नली में दूध जाना बताया जा रहा है। बच्ची को 4 दिन पहले उमरिया से ही लाकर इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। जिला अस्पताल के एनएनसीयू में रविवार को कुल 28 बच्चे भर्ती थे, जबकि पीआईसीयू में 7 बच्चे भर्ती थे। दरअसल महिला और बाल विकास विभाग के मैदानी अमले ने रविवार को 48 गांवों का सर्वे किया और 839 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान 76 बच्चों को उपचार योग्य पाया गया। 2 बच्चों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। हमारे पास अभी 23 वार्मर्स हैं। इसमें कलेक्टर साहब चूँकि 20 की ही वहाँ कैपेसिटी थी, अभी कलेक्टर साहब ने 2 नए वार्मर देके उसको कैपेसिटी बढ़ाई है। इसमें कोई दो मत नहीं है। आज की डेट में 31 भर्ती हैं, है ना, तो वार्मर तो उतने ही हैं, तो डबल रखे जाते हैं। बीच बीच में किसी बच्चे को बिना इलाज के नहीं भेजा जाता है। और एक नजर बिग न्यूज पर। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में हुए संजय ठाकरे हत्याकांड पर जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को बरी कर दिया है।
हमीदिया अस्पताल में बिजली गुल होने से 3 लोगों की मौत के मामले में सियासत गरमाने जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के दबाव में प्रशासन ने अपनी जांच रिपोर्ट में अस्पताल प्रबंधन को क्लीन चिट दे दी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मिंटो हॉल में सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को मजबूत बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। किसान ही लोगों का पेट भरता है। किसानों के हितों को लेकर सरकार निरंतर काम कर रही है। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में हुए संजय ठाकरे हत्याकांड पर जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया। आपको बता दें कि अभी एक आरोपी फरार है। कटनी के लमतरा रेलवे फाटक पर रेल पटरी पार करते समय कार रेल ट्रैक में फंस गई और इसी बीच उधना से जयनगर जाने वाली ट्रेन ने रेल ट्रैक पर खड़ी कार को टक्कर मारी, जिसके कारण कार के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि कार के रेलवे ट्रैक में फंसने के बाद कार में सवार सभी उतरकर भाग गए। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी गृह मंत्रालय के समन के बावजूद आज की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।